हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखा गया है, प्रैक्टिस करो और जीके जीएस में ज्ञान बढ़ाओ, बिल्कुल सही लिखा गया है भाई। जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। और हम लोग लूसेंट के बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी लूसेंट के बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और जितने क्वेश्चन हैं लूसेंट के बुक में, वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, सभी के सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे नहीं गए हैं, उस क्वेश्चन का एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत बड़ी संभावना है या बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो आप लोग जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे वे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, या तो वो किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर वो किसी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और आपको सीधे सीधे बताएं तो जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। ऐसे ही इक्का दुक्का क्वेश्चन रहेगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगता है कि वो एग्ज़ाम में आ सकता है, उसको भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो देखिए, जो लोग लूसेंट का बुक खरीदना चाहते हैं वे लोग लूसेंट का बुक खरीद सकते हैं। और जो लोग लूसेंट का बुक नहीं खरीदना चाहते हैं, पैसा बचाना चाहते हैं, वे लोग हमसे जुड़ जाएं, ठीक है। हम लोग टॉपिक वाइज लूसेंट बुक का पूरा प्रैक्टिस करेंगे। लूसेंट बुक में जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सबका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक है जेनेटिक्स, ठीक है। आज का टॉपिक है जेनेटिक्स। और इससे पहले हम लोग 34 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जाएं और जा कर के पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 35 यानी 35वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सारा प्रैक्टिस सेट एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा लूसेंट का जीके जीएस में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट लूसेंट के जीके जीएस का ही है, उसमें सारा जितना प्रैक्टिस सेट पीछे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं वे सब प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। और जितना हम लोग सॉल्व करेंगे वो सब जो है एक ही प्लेलिस्ट में रहेगा। आप लोग सीरियल वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सीरियल वाइज टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं भाई। तो चलिए देखिए, लिखा गया है ना अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। तो चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं। अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है भाई? लैमार्क को, डार्विन को, मेंडल को या फिर खुराना को? बहुत ही आसान क्वेश्चन और आप लोग जानते भी होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेंडल, ठीक है। अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अनुवांशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया? अनुवांशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जे थॉमसन या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल? बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। अनुवांशिकी के नियम का अन्वेषण, अन्वेषण मतलब खोज, डिस्कवरी जिसे बोलते हैं, ठीक है। अनुवांशिकी के नियम की खोज या अन्वेषण ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी इकाइयां हैं। क्या है भाई अनुवांशिकी इकाइयां? क्रोमोसोम है, राइबोसोम है, जीन है या फिर लाइसोसोम है? बताइए, अनुवांशिकी इकाई क्या है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, जीन, ठीक। जीन जो है अनुवांशिकी इकाइयां हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, क्या होते हैं भाई? केंद्रकीय झिल्ली में, गुणसूत्रों में, लाइसोसोम में या फिर कोशिका कला में? किस में होते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है,
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका गुणसूत्रों में, ठीक है। अनुवांशिकी यूनिट या फिर जीन गुणसूत्रों में या क्रोमोसोम में होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जीन है, जीन क्या है भाई? यकृत का एक भाग है, आरएनए का एक भाग है, क्रोमोसोम का एक भाग है, या फिर डीएनए का एक भाग है। जीन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डीएनए का एक भाग है। जीन डीएनए का एक भाग है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? मेंडल हैं, डार्विन हैं, वाटसन या फिर खुराना? कौन है भाई, बताइए जल्दी से। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, खुराना, ठीक है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक खुराना है। आगे देखिए, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एक जीन एक एंजाइम, वाटसन व क्रिक ने, या फिर हरगोविंद खुराना ने, या बीडल व टेटम ने, या फिर मार्गन ने? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, एक जीन एक एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, बीडल एंड टेटम ने, ठीक है। बीडल व टेटम ने एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, जीन को व्यक्त किया जा सकता है, जीन को व्यक्त किया जा सकता है अनुवांशिकता की इकाई में, डीएनए का एक भाग, या फिर उत्परिवर्तन की इकाई, या फिर उपयुक्त सभी तरह से? बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी तरह से, ठीक है। जीन को व्यक्त किया जा सकता है अनुवांशिकता की इकाई के रूप में, डीएनए का एक भाग के रूप में, उत्परिवर्तन की इकाई के रूप में। ओके, सभी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है किसको? जीन को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं। जीन का वर्तमान नाम क्या है भाई? वर्तमान नाम हेल्डेन, मेंडल, गाल्टन या फिर जॉनसन? जीन का वर्तमान नाम किसने दिया है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, जॉनसन, ठीक है। जीन का वर्तमान नाम जॉनसन वैज्ञानिक ने दिया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है? क्वेश्चन नंबर 10, और कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी सही है, डीएनए, ठीक है। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। ओके, एक बार फिर आप लोगों को बता दें कि इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जितने क्वेश्चन हैं इनमें से लगभग 80% एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और 20% ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और सीरियल वाइज क्वेश्चन को देखते हुए चलना है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ओके, आगे देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, किसने किया भाई? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? मिलर ने, खुराना ने, या फिर डी ब्रीज ने, या फिर कैल्विन ने? क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। खुराना, ठीक है। खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, याद रखिएगा।
डॉक्टर हरगोविंद खुराना प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? लुईस वैन हाक ने दिया, साल्क ने दिया, डाल्टन ने दिया, फिर वाटसन व क्रिक ने दिया। बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, वाटसन व क्रिक। ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन व क्रिक ने दिया। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, वंशानुगत विशेषताएं मुख्य रूप से माता पिता से बच्चों में पहुंचती है, जो मुख्यतः ... के माध्यम से होती है। क्या होती है भाई? युग्मक, एंजाइम, जीन, सेंट्रोम। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ... के स्थान पर जीन आएगा भाई, यहाँ पर जीन होगा। ठीक है, जीन। अब पढ़िए स्टेटमेंट को। वंशानुगत विशेषताएं मुख्य रूप से माता पिता से बच्चों में पहुंचती है, जो मुख्यतः जीन के माध्यम से होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? किस कारण से? आनुवांशिक भिन्नता, वातावरण की विभिन्नता, या फिर उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है भाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, आनुवांशिक भिन्नता व वातावरण की भिन्नता के कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? थोड़ा सा पेन का थिकनेस पतला कर दे भाई। देखिए, 23 होती है, 24 होती है, या फिर 46 होती है, फिर 48 होती है। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा भाई, 23। ठीक, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है, 23 दूना 46। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? XO, XX, XX, XY। बताइए। मतलब उसका सीधे सीधे कहने का मतलब है कि यदि मेल संतान को प्राप्त करना है तो मेल संतान में कौन से क्रोमोसोम होते हैं, ये आपको बताना है। बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, तो अगर आपको मेल प्राप्त करना है, लड़का प्राप्त करना है, तो XY करना होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, XY। जब XY गुणसूत्र होते हैं तो लड़का पैदा होता है, यानी मेल पैदा होता है, और यदि XX क्रोमोसोम है तो लड़की, और XY है तो लड़का। ठीक है, लड़का। ओके, तो इसमें पूछा है पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, XY गुणसूत्र। ठीक है, पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं और स्त्री में XX गुणसूत्र होते हैं। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक सामान्य मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आप लोग जानते हैं, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसे भी बताना पड़ा
तो आप लोग सतुआ पर महंग हो। गांव में कहते हैं ना, कहावत है, तू तो सतुआ पे महंग हुआ, तुहरे कुछ ना आवत डाढ़ हुआ, वह तुम होबा अगर यह क्वेश्चन का आंसर ना दे बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। जो लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका सही है, और जो लोग दूसरा कोई ऑप्शन बताए हैं वो लोग सतुआ पे महंग है। ठीक है, जे ऑप्शन नंबर डी ना बतौले है वो सतुआ पे महंग है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, मजाक कर रहे हैं भाई, कोई बात नहीं, अगर नहीं बता पाए जो तो यहाँ पर गलती कर लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम में गलती मत करिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, कोई भी कार्य असंभव नहीं है, सब संभव होगा, सिर्फ झोंकना है खुद को, दिलो जान लगा दीजिए प्रैक्टिस में, इतना प्रैक्टिस कर दीजिए कि कोई क्वेश्चन बच ही ना पाए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। आसान क्वेश्चन है, बताइए। एक्स एक्स होता है, एक्स वाई होता है, एक्स एक्स वाई होता है, या फिर एक्स वाई वाई होता है। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, एक्स वाई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है। बताइए भाई, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है। माता से, पिता से, या फिर माता माता की माता से, या फिर पिता का पिता से। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, पिता से। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। 22 जोड़ी, 21 जोड़ी, 22 जोड़ी, या फिर 23 जोड़ी। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए आप लोग। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, 22 जोड़ी। ठीक है, एक सामान्य मानव शुक्राणुओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 22 जोड़ी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। अभी जस्ट ऊपर बताए हैं, ये भी आपको बताना है, सही सही बताना है, गलत बिल्कुल नहीं बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुरुष का एक्स, और सॉरी, पुरुष का एक्स नहीं भाई, एक मिनट, पुरुष का एक्स नहीं, क्वेश्चन नंबर 21 है ना, पुरुष का वाई व स्त्री का एक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब पुरुष का वाई क्रोमोसोम और स्त्री का एक्स क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो बच्चे यानी बालक का जन्म होता है, लड़के का जन्म होता है। और जब पुरुष का एक्स क्रोमोसोम और स्त्री का भी एक्स क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो एक लड़की का जन्म होता है, फीमेल का जन्म होता है। ओके, यहाँ पर देखिए, जब पुरुष का एक्स क्रोमोसोम और स्त्री का भी एक्स क्रोमोसोम होगा तो इससे जो जन्म लेगी वो होगी लड़की। ठीक है, लड़की। और जब
पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स क्रोमोसोम आपस में मिलेंगे तो इससे जन्म होगा लड़के का। ठीक है, लड़के का। लड़की के अंदर एक्स क्रोमोसोम होते हैं और लड़के के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है? लिंग संलग्न रोग। क्वेश्चन नंबर 22 है। कुष्ठ रोग, क्षय रोग, वर्णांधता या फिर ल्यूकीमिया। भाई बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 22। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, वर्णांधता। ठीक है, लिंग संलग्नता रोग वर्णांधता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। लाल हरी वर्णांधता होने का कारण है, लाल और हरी वर्णांधता यानी हीमोफीलिया होने का कारण है क्या भाई? कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया दूसरा होता है भाई, सॉरी, कलर ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, लाल हरी कलर ब्लाइंडनेस होने का कारण है क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 23। अधिक मदिरापान, यक्स गुणसूत्रों की वंशागत या फिर वायु गुणसूत्रों की वंशागत या विटामिन ई की कमी। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यक्स गुणसूत्रों की वंशागत। ठीक है, लाल हरी वर्णांधता होने का कारण यक्स गुणसूत्रों की वंशागति है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हीमोफीलिया आ गया भाई। हीमोफीलिया में हीमोलिसिस होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता या फिर रक्त आरबीसी चिपक जाते हैं या फिर डब्ल्यूबीसी कोशिका भच्छी हो जाते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, रक्त का थक्का नहीं बनता। ठीक है, हीमोफीलिया बीमारी में रक्त का थक्का नहीं बनता। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता का हो जाना क्या है भाई? मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को जाना जाता है प्रोटोनोपिया के रूप में, ड्यूटेरानोपिया के रूप में। ठीक है, क्या ही भाई, नाम ही अजीब है। प्रोटोनोपिया के रूप में और ड्यूटेरानोपियो के रूप में। ठीक है, मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को जाना जाता है प्रोटोनोपिया के रूप में और ड्यूटेरानोपिया के रूप में। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों रूप में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 26। एक वर्णांध पुरुष, ठीक है, एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के समान पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब है ये है कि एक वर्णांध पुरुष है जिसका विवाह एक वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री, यानी जिसका विवाह एक मतलब फीमेल से होने वाला है, एक औरत से होने वाला है या फिर एक महिला से होने वाला है। उसका पति वर्णांध है, लेकिन उसका पुत्री जो है, पति बोल रहे हैं भाई, पिता। ठीक है, सॉरी बाई मिस्टेक हो जाता है भाई, सबसे हो जाता है। फिर से क्वेश्चन ही फिर से पढ़ देते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन समझने का कोशिश करिए। एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो
तो संतान में क्या होगा। प्रश्न कह रहा है कि एक पुरुष है, उसका विवाह जो है एक वर्णांध पुरुष है, उसकी सामान्य पुत्री, मतलब कि उसकी पुत्री को वर्णांधता का रोग नहीं है, उससे हो जाता है। ठीक है, तो उन दोनों के संतान कैसे होंगे यही बताना है। एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सभी पुत्रियां वर्णांध या फिर सभी पुत्र वर्णांध, आधे पुत्र वर्णांध या फिर कोई भी पुत्री वर्णांध नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, आधे पुत्र जो होंगे वर्णांध हो जाएंगे। ठीक है, यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा, आधे पुत्र वर्णांध हो जाएंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा भाई कोई बात नहीं होता है भाई, क्वेश्चन है पढ़ने में हो जाती है प्रॉब्लम सबको, तो इसके लिए थोड़ा सा भाई आप लोग मैनेज करिएगा। आगे देखिए, एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है। कितना है भाई, 50%, 33%, 25% या फिर 0%। बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 है, फटाक से बताइए भैया आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 0%। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना 1% नहीं है भाई। ठीक है, यदि महिला जो है वो भी वर्णांध होती तो संभावनाएं बनती भाई, लेकिन महिला वर्णांध नहीं है, ना ही ऐसा कुछ कहा गया कि उसके पिता वर्णांध है, यानी महिला के पिता वर्णांध है। अगर महिला के पिता वर्णांध होते तब भी संभावनाएं बनती कि पुत्र जो होगा वह वर्णांध होगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में साफ साफ कहा गया है कि वो महिला जो है, महिला का पिता वो वर्णांधता से ग्रसित है। ठीक है, जबकि क्वेश्चन नंबर 27 में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कलर ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं। अंग्रेजी में कहना आसान है थोड़ा, हिंदी में कहना थोड़ा सा टफ है। वर्णांध, कलर ब्लाइंडनेस, दोनों में बहुत अंतर है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए बताइए। प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए का मात्रात्मक संश्लेषण, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर गुणसूत्र गणना। बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए मतलब कि जो शिशु है उसके पिता कौन है, इसकी पहचान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीन शब्द किसने बनाया था। डी ब्रीज ने, डब्ल्यू.एल. जॉनसन ने, जी मेंडल ने या फिर टी.एच. मॉर्गन ने। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डब्ल्यू.एल. जॉनसन। ठीक है, डब्ल्यू.एल. जॉनसन ने जीन शब्द बनाया था। ओके, आगे देखते हैं। फिर से आ गया भाई वर्णांधता।
वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग नहीं दिखाई देगा। पीला, नीला, हरा, बैगनी। वर्णांधता या फिर कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा भाई? क्वेश्चन नंबर 30 है, हरा। ठीक है, देखिए जिस जिस व्यक्ति को या फिर जिस महिला को कलर ब्लाइंडनेस होगा ना, उसको लाल रंग जो होगा वो हरा दिखाई देगा। उससे लाल रंग दिखाओगे तो पूछोगे कि ये कौन सा रंग है, तो वो लाल रंग को हरा रंग बताएगी या बताएगा। जो भी है, मतलब कि जो भी व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस या फिर वर्णांधता से ग्रसित है, वह उसे लाल रंग को हरा रंग दिखाई देगा। ठीक है, या फिर लाल रंग को हरा रंग बताएगा। मान लीजिए अगर कोई, भगवान ना करे ऐसा हो, कोई आपके साथ है, आपका हित मित्र हो, उसे कलर ब्लाइंडनेस हो, और उससे पूछोगे, अगर आप लाल रंग को दिखाकर पूछोगे कि बता भाई वो कौन सा रंग है, तो लाल रंग को हरा रंग बताएगा, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को लाल रंग हरा दिखाई देता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्रों के पुत्रों में, या फिर पुत्रियों के पुत्रों में। बताइए, क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पुत्रियों के पुत्रों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पुत्रों के पुत्रों बोले हैं, पुत्रियों के पुत्रों में। ठीक, फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। ठीक है, जैसे एक महिला और एक पुरुष दोनों विवाह करते हैं, उसमें से पुरुष जो होता है वर्णांधता से पीड़ित होता है, तो पुरुष और महिला के जो संतान होंगे, मान लीजिए एक लड़की पैदा हुई और एक लड़का पैदा हुआ। ठीक है, अब लड़की जो होगी, लड़की के जब बच्चे होंगे, उनके पुत्रों में जो है वर्णांधता के लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? कौन सी व्याधि यानी बीमारी? हीमोफीलिया, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, पेचिस। बताइए, क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हीमोफीलिया, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है उसे ही हीमोफीलिया कहते हैं, और हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, डीएनए अंगुली छाप यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है? अल्जाइमर रोग, विवादित जनकता, या फिर एड्स, या पीत ज्वर। बताइए, क्वेश्चन नंबर 33 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विवादित जनकता। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग जो होता है विवादित जनकता यानी माता पिता की पहचान करने के लिए किया जाता है भाई। जैसे मान लीजिए कोई अनाथ बच्चा है, ठीक, कोई अनाथ बच्चा है, अब उसको पता करना है कि इस बच्चे का माता और इस बच्चे के पिता कौन है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के द्वारा पता लगाया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक बच्चा है जिसे अपने माता पिता का ज्ञान ही नहीं है कि हमारे माता पिता कौन है, तो उसके बच्चे के डीएनए से पता लगाया जा सकता है कि बच्चे का माता कौन है और बच्चे का पिता कौन है। ठीक है, इसे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गुणसूत्र में होते हैं
गुणसूत्र में क्या होते हैं भाई? डीएनए और लिपिड, आरएनए और एमिनो एसिड, डीएनए और प्रोटीन, या फिर आरएनए और शुगर। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डीएनए और प्रोटीन। ठीक, गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? अभी हमने ऊपर बताया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, बलात्कारी, चोर, इन सब का भाई। माता पिता का भी पहचान करने के लिए किया जाता है, बलात्कारी का भी पहचान करने के लिए किया जाता है, चोर का भी पहचान करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, इनमें से सभी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स, मेंडल के नियम, आनुवंशिकता और विचरण, या फिर डीएनए संरचना, या फिर जैव विकास। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, आनुवंशिकता और विचरण। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से, या फिर जीन के मिश्रण से, या उपयुक्त सभी से। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? क्वेश्चन नंबर 37, बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी से। ठीक है, जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से। ठीक है, उपयुक्त सभी से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रजनन, प्रतिरूपण, या फिर उत्परिवर्तन, या संयोजन। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्परिवर्तन। ठीक है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। देखिए, टर्नर, ठीक है, टर्नर संलक्षण, टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण है। क्या है भाई? टर्नर संरक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण है, क्या है? 44A प्लस XO, या फिर 44A प्लस XXX, या फिर 44A प्लस XXY, या फिर 44A प्लस XYY। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 39। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, 44A प्लस XX बोल रहे हैं भाई, 44A प्लस XO। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण 44AA प्लस XO है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गुणसूत्र क्रोमोसोम जो मानव में किसी स्वस्थ मादा शिशु के जन्म को निर्धारित करते हैं, कौन करते हैं भाई? माँ से एक X क्रोमोसोम तथा पिता से एक X क्रोमोसोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। देखिए, लिखा गया क्वेश्चन कहा है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम
क्रोमोसोम जो मानवों में किसी स्वस्थ मादा शिशु के जन्म को निर्धारित करते हैं। हमने आपको बताया था ना कि जब यक्स क्रोमोसोम होगा तो क्या बनेगा, मादा यानी लड़की पैदा होगी। जब यक्स और वाई क्रोमोसोम होगा तो क्या पैदा होगा, लड़का। ठीक है, हमने आपको बताया था पहले ही। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, ये है इन सभी प्रैक्टिस क्वेश्चनों के आंसर की। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और क्वेश्चन कैसे रहे और आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ ये भी बताइएगा। और आपको हम फिर से बता दें, दोबारा तिबारा बता रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोगों ने मिलकर किया है वे सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। सब के सब बहुत इम्पोर्टेंट है और 2-4 क्वेश्चन जो नहीं पूछे गए हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सबको सीरियल वाइज देखना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपके मित्रों का भी भला हो जाए, आपके मित्र का भी पैसा बच जाए बुक खरीदने से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।